हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। एसएससी जीडी में इस बार शायद भर्तियों के सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उसका कारण मैं बताऊंगा कि भाई ऐसा क्यों है और ऐसी खबरें क्यों आ रही हैं कि एसएससी जीडी में इस बार बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आने वाली हैं। तो जो बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं उनको खुश हो जाना चाहिए इस खबर से, इस वीडियो के बाद से। और अपनी तैयारी इस वजह से कमज़ोर कर रखी हो कि मेरा कट ऑफ ऊपर जाता है तो मैं शायद कहाँ सेलेक्ट हो पाऊंगा, इसलिए मैं क्यों तैयारी करूं। एसएससी जीडी कट ऑफ हाई जाने लगी है, हालांकि पिछली बार तो लो गई है, पर हाई जाने लगी है। मैं इसलिए तैयारी नहीं कर पाता क्योंकि वैकेंसीज लिमिटेड होती हैं। 40-50 हज़ार, 40-50 हज़ार लिमिटेड नहीं है, बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं। पर इस बार शायद वो वैकेंसीज आपको 70-80-90 हज़ार तक देखने को मिल सकती हैं, जो एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड होगा। और मुझे नहीं लगता कि इतनी सारी वैकेंसीज कभी आज तक आई हैं। ऐसी क्यों आवश्यकता पड़ी, या मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा? मैं कोई भी वीडियो लेकर के आता हूँ तो ऑथेंटिक रीजंस के साथ लेकर के आता हूँ, ऐसे ही नहीं हवा में कोई भी बात नहीं बोलता, ये आप सब बच्चे जानते हैं। तो भाई मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। तो पहले तो बम्पर वैकेंसी क्यों है इस बार, या मैं क्यों कह रहा हूँ। एक तो ये खबर शायद आज के न्यूज़पेपर में आपने पढ़ ली होगी कि सीआरपीएफ के अंदर 20 नई बटालियन बनने जा रही हैं और बीएसएफ के अंदर 17 नई बटालियन बनने जा रही हैं। और आप मान सकते हैं कि करीब करीब एक बटालियन की जो नफरी है वो 1000 के आसपास आप मान करके चलिए। तो 20 अगर नई बटालियन है तो 20,000 सैनिक नए चाहिए, नई गठित होंगी। ये नहीं है कि ये 20 बटालियन और बनेंगी उनमें से एडजस्ट, नहीं, नई बटालियन, जितनी बटालियन अभी वहां काम करती हैं उससे अलग ये बटालियन है जिसमें नई रिक्रूट ही भर्ती होंगे, यानी ये नई वैकेंसीज ही क्रिएट होंगी। सीआरपीएफ हालांकि सबसे बड़ा बल है, फिर भी इसमें और ज्यादा जवानों की जरूरत। 3 लाख से ज्यादा ऑलरेडी इसमें जवान हैं। सीआरपीएफ क्या है भाई? आप हर स्टेट की पुलिस देखते होंगे, यूपी की पुलिस अलग है, हरियाणा की पुलिस अलग है, बिहार की पुलिस अलग है, राजस्थान की अलग है, उत्तराखंड की अलग, सबकी पुलिस अलग अलग हैं। ये सेंटर के पास भी तो एक पुलिस होती है। मान लीजिए कल को बिहार और यूपी का विवाद हो गया तो कौन सी पुलिस काम आएगी भाई? अगर दोनों को कंट्रोल करना है, दोनों के लोगों में दिक्कतें हो गई तो वो बिहार की पुलिस अपने लोगों के साथ रहेगी, यूपी की पुलिस अपने लोगों के साथ रहेगी। तो फिर इसका सुलह या निष्पक्ष एक्शन कौन सा ले सकती है? सीआरपीएफ। आप देखते हैं कि केंद्रीय चुनाव आयोग अब देखिए, कोई चुनाव नहीं तो यूपी की पुलिस यूपी के में काम करेगी। अब सेंटर के पास, क्योंकि वो चुनाव आयोग सेंटर का काम है, तो सेंटर के पास कौन सी पुलिस है जो चुनाव सही से करा दे? तो सीआरपीएफ वहां काम आती है। यानी जब देश के इंटरनल मामलों में सामंजस्य बिठाना होता है तो वो सीआरपीएफ काम आती है। नक्सलवाद जो होता है, जो आपने सुना होगा कि भाई ये देश के इंटरनल मामला है। इंटरनल है, कोई ये बाहर उग्रवादी या आतंकवादी तो है नहीं, नक्सलवाद है, तो ये देश का इंटरनल मामला है। वो इंटरनल मामलों से दुखी होकर के वो नक्सलवादी गठन किया, लोगों को मारा, या उन लोगों से बदला लेने के जो भी पर्पज रहा हो, कुल मिलाकर के उसको कौन रोकेगा? तो सीआरपीएफ ही रोकेगी, केंद्र की पुलिस ही रोकेगी। ठीक है। तो अभी जैसे पहलगांव का मामला हुआ, अब ये बॉर्डर से आते, बॉर्डर से लड़ते तो बीएसएफ सामने खड़ी थी, पर वो तो छुप के आए और इंटरनल घुस गए। तो अब किसका काम था उसको रोकना? सीआरपीएफ का। तो अब जैसे ही पहलगांव का मामला हुआ तो भाई सीआरपीएफ अपने उन ठिकानों पे थी ही नहीं जहां पर वो लोग मारे गए, जहां पर पहलगांव में उन लोगों को गोली मारी गई। वहां अगर सीआरपीएफ के जवान होते तो आमना सामना होता, और फिर वो वैसे हिम्मत नहीं करते आतंकवादी वहां आने की। तो वो एरिया ही इसलिए चुना था। अब वो एरिया रह कैसे गया? सेंसिटिव स्टेट है जम्मू कश्मीर, वहां पर भी आप कश्मीर में हैं और पहलगांव बिल्कुल ऐसी जगह पर जो बहुत सेंसिटिव है, तो वहां पर भी दूर दूर तक अगर कोई जवान नहीं खड़ा है तो ये बहुत गलती है, बहुत बड़ी गलती है। तो इसका मतलब हमारे पास जवानों की कमी है, ये महसूस की गई पहलगांव की घटना के बाद। और ऐसी घटना और जगह ना हो तो सब जगह चाहिए। तो भाई 20 नई बटालियन इसलिए गठित हुई। समझ में आई बात? चलो तो सीआरपीएफ में 20,000 शामिल होंगे, 20,000 अधिक जवान। अधिक का मतलब समझ गए? ये नहीं है कि ये जो नई वैकेंसी आती है इनमें 20,000 जो होते हैं, नहीं, वो तो रूटीन वैकेंसीज हैं। लेकिन अब बीएसएफ को जल्द मिलेगी 16 नई बटालियन, तो इसमें अगर 1,000 माने तो 16,000 इसमें हो गए। ठीक है। तो 16,000 नए बीएसएफ में चाहिए, क्योंकि बॉर्डर को और सिक्योर करना है कि भाई ऐसे लोग घुसे कैसे, फिर वो पाए भी नहीं, वापस ढूंढे तो मिले भी नहीं, तो इसका मतलब सैनिकों की कमी थी।
अब बॉर्डर बीएसएफ जो है बांग्लादेश बॉर्डर पे भी रहती है और पाकिस्तान बॉर्डर पे भी रहती है, बीएसएफ ही होती है सबसे आगे। तो दोनों बॉर्डर अब सेंसिटिव, क्योंकि बांग्लादेश से रिश्ते उतने अच्छे नहीं चल रहे हैं, पाकिस्तान से आपको पता ही है हमेशा क्या रहता है। तो बीएसएफ दोनों जगह अलर्ट चाहिए, ज्यादा सैनिक चाहिए। तो बीएसएफ की 16 नई बटालियन और बनने वाली हैं। तो ये नए 16,000 सैनिक और, तो आप ये सोचिए ना, 20,000 सीआरपीएफ में, 16,000 वो, और 50 के आसपास वैकेंसीज आती रही हैं अब तक। तो अगर 50,000 प्लस ये अगर हम कर दें तो ये वैकेंसीज बन जाती हैं करीब 86,000। तो 80-90,000 वैकेंसीज आने की उम्मीद रहेगी क्या भाई? जो डेटा बता रहा है ये तो नए हैं, तो वो बिल्कुल चांसेस रहेंगे। अब ये देखना होगा कि भाई ये आएंगी कितनी, वो अब आगे डिपेंड करेगा। अब क्या होगा सर, क्या फिर इन दोनों में ही बढ़ाए हैं, बीएसएफ में और सीआरपीएफ में ही? क्या औरों में नहीं बढ़ा सकते? सीआरपीएफ और बीएसएफ औरों में जरूरत नहीं है। एसएसबी भूटान नेपाल बॉर्डर, वहां जरूरत ही नहीं है, एकदम शांत बॉर्डर है। आईटीबीपी चाइना, असम राइफल चाइना, तो ये जो है चाइना बॉर्डर है, अभी कोई ऐसी टेंशन तो चल नहीं रही। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ जितनी रूटीन वैकेंसीज उतनी ही आती रहेंगी। सीआईएसएफ, हमारी इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं, उनकी सिक्योरिटी पे दिक्कतें आ रही हैं, तो सीआईएसएफ आती है कि हाँ इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं अब इंडिया में। तो आप देख रहे होंगे पिछले कुछ टाइम से, 2-1 साल से लगातार सीआईएसएफ में बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं। इवन जो ये अभी 53,000 वैकेंसीज है, इनमें सबसे ज्यादा सीआईएसएफ की हैं, पहले बहुत कम हुआ करती थी। तो इंडस्ट्रीज इंडिया में अगर बढ़ेंगी तो सीआईएसएफ आएगी सामने, ठीक है। तो सीआईएसएफ में पद बढ़ते रहेंगे, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्रीज का, जैसे एक आप देखते हो मेट्रो में क्यों होती है सीआईएसएफ? इंडस्ट्री, हाँ मेट्रो एक इंडस्ट्री, जो भी उद्योग होगा वहां सब जगह सीआईएसएफ चाहिए होगी। एसएसएफ लिमिटेड ही रहेगी, इसका कुछ नहीं होना। ये 200-300 के आसपास आए तो ये बढ़िया ही मानना। चलो एसएसएफ का कल एक इंसिडेंस बता देता हूँ कि बहुत सारे बच्चे एसएसएफ के अब इस बार के ट्रेनिंग पे पहुंचे, तो वहां से जो उस्ताद जी थे उनका कॉल आया मुझे कि सर मैं मतलब हमारी टीम को कॉल आया कि सर मैं बात करना चाहता हूँ अंकित सर से। तो मैंने बात की उनसे, तो वो बोले कि सर यहाँ पर जितने भी बच्चे ट्रेनिंग के लिए आए हैं आप ऐसा क्या पढ़ा दो। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, उन्होंने मुझे बधाई वगैरह दी। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप इतने बच्चों को, और सुदूर इलाकों से एसएसएफ में बच्चे आ पाते हैं, पहले नहीं होता था ऐसा। हालांकि पहले भर्तियां भी एसएसएफ की नहीं होती रही। तो अब जो मैं ट्रेनिंग करा रहा हूँ, तो यहाँ मैं आंध्र प्रदेश से भी बच्चा देख रहा हूँ, मैं यहाँ गुजरात से भी बच्चा देख रहा हूँ, मैं बिहार से भी मिल रहे हैं मुझे बच्चे, बंगाल से भी मिल रहे हैं, हर जगह से यहाँ एसएसएफ में बच्चा आ रहा है। शुरू की भर्ती में ऐसा नहीं हुआ था। शुरू की भर्ती में दिल्ली एनसीआर के आसपास के बच्चे आए थे, पर अब चाहे मैं बंगाल से बच्चे से पूछूं, चाहे मैं आंध्र प्रदेश के बच्चे से पूछूं, चाहे मैं बिहार के बच्चे से पूछूं, चाहे मैं झारखंड का जो बच्चा एसएसएफ में आया मैं उससे पूछूं, हर बच्चा सिर्फ रोजगार विद अंकित का नाम ही क्यों ले रहा है? ऐसा क्या पढ़ा रहे हो सर आप एसएसएफ वाले बच्चों को? मन की सर ये एसएसएफ वाले बच्चे नहीं, आप सीआईएसएफ में पूछो, आप सीआरपीएफ में पूछो, आप एसएसबी में पूछो, आप आईटीबीपी में पूछो, आप असम राइफल में पूछो, तो आपको पता लगेगा कि शायद हर जगह बच्चा यही नाम लेता हुआ मिलेगा। क्योंकि इनका कंसर्न है आरडब्ल्यूए को, इनको भर्ती कराने का अंतिम कदम तक आरडब्ल्यूए इनके साथ रहता है। केवल एग्जाम कराना हमारी जिम्मेदारी नहीं होती, हम इनको वो सारी सुविधाएं, चाहे वो मेडिकल की सुविधाएं हों, चाहे वो फिजिकल की हों, हम हर तरह से इनके साथ कंसर्न में रहते हैं और इनके टच में रहते हैं। तो फिर उनको समझ आ गया कि इनका जो उद्देश्य है वो केवल एग्ज़ाम कराना नहीं, एग्ज़ाम से आपके लिए फीस बटोरना नहीं। और हाँ, एक और बात बोली कि सर ये बच्चे का सबका कॉमन कहना है जो दूर से आ रहे हैं, बहुत गरीब गरीब बच्चे हैं, वो कह रहे हैं सर हम तो इसलिए जुड़ पाए, यहाँ कोर्स 700 का था, यहाँ 600 का था। तो यहाँ इतने सस्ते कोर्स में जो 600-700 में कोई ऐसी तैयारी करवा सकता है? तो उन्होंने ऐसी चीज़ें मुझे बताई, मैंने कि मुझे असली मोटिवेशन मिला उस बात से। तो भाई बहुत अच्छा लगता है जब आपके उस्ताद का ही खुद का कॉल आ गया और बच्चों से लिया होगा नंबर कि कहाँ कैसे कांटेक्ट कर सकते हो ना, हेल्पलाइन नंबर बच्चों के पास होता है, आपके पास भी है। तो फिर वो कह रहे हैं कि सर आपके ऑफिस ही आएंगे हम किसी दिन, और वहां आकर के एसएसएफ वाले बच्चों को जो वो गलतियां करते हैं क्या उन्हें चुनना चाहिए, और कुछ थोड़ी सी बारीकियां और बताएंगे, ट्रेनिंग पे उनको कैसे जाना चाहिए, क्या तैयारियां करनी चाहिए, जो बच्चे बहुत गलती करते हैं। तो मैं एक बार आपके यहाँ से एक लेक्चर देना चाहता हूँ सभी बच्चों को। मैंने कहा आइए, मोस्ट वेलकम, हमारे बच्चों को बहुत फायदा होगा। ठीक है, तो वो आएंगे तो भाई आपको मिलवाऊंगा अभी तब भी। ठीक है, एसएससी जीडी फॉर्म्स अक्टूबर नवंबर में इस बार आ रहे हैं 2025 में। जो 80,000 90,000 की मैं बात कर रहा हूं वैकेंसीज की, ये आपको पता चलेगा अक्टूबर नवंबर में, जब नोटिफिकेशन आएगा तब क्लैरिटी आएगी।
हालांकि शुरू में 30 आए, 40 आए, 50,000 आए, 60,000 आए, इससे कोई नहीं घबराना है, क्योंकि ये एसएससी जीडी का अब तक का जो रिकॉर्ड मैं बता रहा हूं पिछले 3 बार का लगातार, कि शुरू में कम पद आते हैं और फिर उन्हें बढ़ा करके 15, 20,000, 25,000 तक बढ़ते हैं, उन्हें डबल सा कर दिया जाता है। तो शुरू में अगर वैकेंसी आए भी, आप कहोगे सर आप तो 80,000 की बात करते थे, 86,000 की, ये तो आई है 40,000 ही, तो उससे घबराना नहीं है, वो बाद में बढ़ जाती हैं। ठीक है, चलो, तो वो अभी इस बात को क्लियर नहीं कहा जा सकता कि इसी दिन आपको सब कुछ पता लग जाएगा, है ना। तो वो पर बाद में इतनी ही हो जाएंगी, ये श्योरिटी है, क्योंकि नई वैकेंसीज दिख रही हैं और उनका कारण पता बताया है उन्होंने। तो एग्जाम जनवरी फरवरी में होगा, और एग्जाम के लिए आपको मालूम है कि भाई देखो, इस मौके को जो आपको मिला है, कितनी सारी वैकेंसीज अगर आपको मिलने वाली है, बम्पर वैकेंसीज, तो इस मौके को अगर आपने हाथ से गवा दिया तो फिर आगे कैसे उम्मीद करोगे आप अपने सिलेक्शन की। खुद बताओ कि जो बच्चा ये सोचता है ना, फिर बच्चा इस तरह से सोचता है कि सर मेरा 80,000 में नहीं हुआ, आगे तो 40,000 ही आएंगी, तो मेरा कैसे हो जाएगा, तो आप खुद को डिमोटिवेट करते हो फिर, है ना। तो इसलिए बेहतर है कि भाई आप डिमोटिवेट तब भी होगे मेरे समझाने से, तब भी नहीं मानोगे, तो बेहतर है कि इसमें सिलेक्शन ले लिया जाए कि 80-90,000 जो भी आ रही हैं, जितनी भी आ रही हैं, सबसे ज्यादा ही आएंगी इस बार, तो क्यों ना इस बार बहुत मन से तैयारी कर दी जाए। और मन से तैयारी करने के लिए प्रैक्टिस होती है, तो प्रैक्टिस सेट्स आपके एसएससी जीडी के लिए बहुत जल्द शुरू होने वाले हैं, उसकी चिंता आप मत करिए। ये आपको प्रैक्टिस सेट्स का सामने स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा कि ये जीएस का, हिंदी का, जो आपके स्टार टीचर्स हैं वही लेने वाले हैं। दीपक भाटी सर मैथ्स लेंगे, राहुल शर्मा सर आपके रीजनिंग लेते हैं, और पिछली बार भी यही लेते हैं भाई। प्रैक्टिस सेट चाहे टॉपर 1 रैंक रहा हो, 2 रैंक रहा हो, 3 रैंक रहा हो, सर हमने बैच पिछला लिया था आपका, पर प्रैक्टिस सेट जरूर लिए हैं यही वाले। तो प्रैक्टिस सेट हर बच्चा लेता है, तो ये तो जरूर जरूर हर बच्चे को करने, जो भी सिलेक्शन की उम्मीद अपने आप से रखता है, क्योंकि ये आपकी प्रैक्टिस ऐसी करा देते हैं कि हर एक क्वेश्चन से आप गुजर लेते हो, और उससे कोई नया क्वेश्चन फिर आपको नहीं मिलता। नया नहीं मिलता तो भाई पेपर आसान लगेगा, तो कट ऑफ कितनी भी जाए फिर सब छोटी लगती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये एक टीम है जो आपको मिलने वाली है बहुत जल्द, और अगस्त के शुरुआत में हम ये प्रैक्टिस सेट शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो आप बहुत नजदीक समय आ गया, बहुत वेट किया आपने। बुक्स वगैरह मैंने आपको बता दिए कि भाई आपके देखिए हिंदी की एसएससी जीडी बुक सब पढ़ते हैं, सब बच्चे। मैथ रीजनिंग हो सकता है वो उन्होंने कोई और कर रखी हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो चल जाता है, लेकिन हिंदी की सब बच्चे बुक पढ़ते हैं। अब मैथ रीजनिंग में ये बोलता हूं कि रीजनिंग तो ठीक है, सबकी होती है, कोई दिक्कत नहीं है, रीजनिंग सब बच्चे कर लेते हैं, लेकिन मैथ के लिए मैं कहता हूं कि एसएससी जीडी की जो बुक हम आपको देते हैं वो कम से कम उसको 3 से 4 बार लगा दो आप, आपका मैथ 20 में से 20 हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। 3 से 4 बार उस बुक को लगा दो। आप कहो सर 2 बार के बाद बोर होने लगते हैं, तो मैं बोल रहा हूं तीसरी बार आप टाइम लगा के करना। टाइम लगा के कैसे कि 2 बार कर ली, अब लगता है हर क्वेश्चन आता है 2 बार करने पे ये लगता है, तो तीसरी बार क्या करेंगे हम, एक टॉपर ने बताया था इस बार कि सर जो आपने बात बोली थी, फिर मैंने वही किया और पूरे के पूरे किए हैं। तीसरी बार उसने क्या किया कि जो क्वेश्चन है पहले चैप्टर में मान लीजिए 80, तो 80 मिनट लगा दिए। अब एक्साइटमेंट बन गया कि 80 मिनट में 80 करने हैं, तो फिर वो सोच ही नहीं रहा है मुझे आता है नहीं आता, फिर तो कहता है आते हुए मिले तो ज्यादा बेहतर है। फिर वो 80 मिनट में उस पेपर को कर जाता है पूरा, और उसका चैप्टर 80 मिनट में तैयार, पूरा रिवीजन हो गया जबरदस्त तरीके से। ये तरीका अपनाया करो जब आपको प्रैक्टिस करनी हो। और प्रैक्टिस सेट्स को करने का सबसे अच्छा तरीका है, मान लो टीचर्स के साथ भी अगर आप प्रैक्टिस सेट्स करते हैं, तो फिर बच्चा क्या करता है, कॉपी पेन रख लिए, थोड़ी देर टीचर बता रहा है, हाँ मैं भी ऐसे ही करता, मैं भी ऐसे ही करता, ऐसे ही करूंगा सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। भाई आप ऐसे मत करा करो प्रैक्टिस सेट्स को। कैसे करना चाहिए, तरीका क्या होना चाहिए। प्रैक्टिस सेट मान लो दीपक सर करा रहे हैं मैथ्स का, तो दीपक भाटी सर का जो प्रैक्टिस सेट पहला क्वेश्चन आया, तो आप वीडियो को पॉज कर दो, रहो लाइव ही ताकि कंटिन्यूटी बने, तो वीडियो को पॉज कर दो, पहले क्वेश्चन को खुद करके देखो, दिमाग लगाओ। अब आपको लग रहा है कि ये तो मैं कर पा रहा हूं, तो फिर उसका सॉल्यूशन मत देखो, फिर दूसरा क्वेश्चन फिर सर ने दिया, फिर आपने वैसे ही किया, पहले अपना दिमाग लगाओ। जीएस को ऐसा कर सकते हो कि जीएस में जो सर ने, ठीक है भाई नई नई चीजें आ रही हैं तो वो ऐड ऑन करते रहे अपनी कॉपी में, और जो पुरानी है वो सब आपको दिख ही रहा है, वहां पे उत्तर लगा ही रहे हो आप, लेकिन नई चीज कुछ भी आए नोट डाउन करो कॉपी के अंदर। ये आप करना है। प्रैक्टिस सेट्स का मतलब ही ये होता है कि आपको प्रैक्टिस करनी है, और सिर्फ मुंह जवानी कभी नहीं हो सकती प्रैक्टिस, हाथ से पेन उठाना ही पड़ेगा, तभी आप बेहतर प्रैक्टिस कर पाते हैं। बुक्स वगैरह भाई अब ऑफर में तो मिलती नहीं, हर महीने की 10 तारीख को जो आता था, तो आपको मालूम है कि 25 प्रैक्टिस सेट्स भी मिल रहे हैं बुक लेने पर, क्योंकि मैंने आपको बताया था तरीका, तो बुक ले लीजिए। और स्पेशली मैं तो कहूंगा कि मैथ की और हिंदी की जरूर ले लीजिए, ये 2 बड़े काम किए हैं।
आप कहो जीएस तो मैं पढ़ता हूं ऑलरेडी, मैंने पढ़ रखा है, मैंने रीजनिंग पढ़ रखा है, तो ज्यादा काम की नहीं है। क्योंकि जीएस के लिए कितना भी हम कर लें, हमने कोशिश की है कि हम बेस्ट से बेस्ट दें, पर फिर भी कितना भी कर लें फिर भी ये नहीं कह सकते इससे सब कुछ आ जाएगा। तो आपने बेसिक बुक पढ़ रखी है, बेसिक बुक हमारी येलो बुक है, स्टैटिक बुक है, वो पढ़ रखी काफी है। और आपको पता है एसएसजीडी की बुक्स तो अब तो बंगला में भी आते हैं, जो बंगाल से बच्चे हैं वो तो बिल्कुल फायदा उठा सकते हैं इस बात का। आगे हम देखेंगे कि मराठी और पंजाबी का प्लान कर रहे हैं, बाकी और बंगाली के अलावा किसी और में नहीं आती हैं। ठीक है, चलो हिंदी में तो है ही, और बाइलिंगुअल तो है ही वो, हिंदी एंड इंग्लिश। कर्मा बैच जो हम लेकर के आए थे एसएससीजीडी बैच के लिए, आपको पता है कि ये सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है एसएससीजीडी के लिए, बच्चा भरोसा करता है। तो हर एक बच्चे का ये विश्वास है कि भाई इस बैच से पढ़ेंगे तो हमें वो सब कुछ मिलेगा जो सिलेक्शन के लिए जरूरी होता है। तो इसमें चाहे मॉक टेस्ट हो, चाहे दूसरा कर्मा 2.0 आने वाला है, अब कर्मा 2.0 क्योंकि ये बैच खत्म हो चुका है तो ये सारी रिकॉर्डेड वीडियोस पड़ी हुई हैं, तो आप डे 1 से देखना शुरू कर सकते हैं, सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। लेकिन जो 2.0 आएगा वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा सभी बच्चों को, ये मैंने आपको पहले ही बोला था, तो वो मैं करूंगा ही पूरा। ठीक है, तो क्लास नोट्स, मॉक टेस्ट, ये सब कुछ इसके अंदर, और डाउट ग्रुप भी, जिसमें आप अपने शाम को 8 से 10 बजे के बीच में 2 मैसेज डाल सकते हो अपने टीचर्स को, कुछ पूछने के लिए, कुछ करने के लिए, वो कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये जानकारी मुझे आपको देनी थी क्योंकि ये बहुत शानदार जानकारी है, बम्पर वैकेंसी वाली, जिससे बच्चे को एक मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, फिर भी मैं कहूंगा कि आप इस बार रहे हो, खुशनसीब हो, समय से पता चल गया आपको। क्यों? क्योंकि अभी तो वो बच्चे भी रहने हैं जो कोई फिजिकल में रहेगा, कोई मेडिकल में रहेगा, कोई फाइनल कट ऑफ में रहेगा, तो उनको तो तब पता चलेगा जब एग्जाम में ही 2 महीने बचेंगे। तो आप तो खुशनसीब हुए कि आपको बहुत पहले ही पता है कि आप बाहर हो, तो आपको तो आप बहुत पहले से सजग हो जाओगे, वो तब सजग होंगे। वो आपसे भले ही होशियार थे कि आपसे 2-4 नंबर ज्यादा ले आए, इसलिए तो वहां है, फाइनल से उनको बाहर होना है। लेकिन आपको अभी से पता है कि मैं बाहर हो चुका हूं, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है तैयारी के सिवाय, और मैं बाहर हुआ हूं 1 नंबर से, 2 नंबर से, 3 नंबर से, 4 नंबर से, तो सोचो ना कि बाकी सब तो मुझसे नीचे ही हैं, तो मैं अगर 1-2 नंबर से, 3 नंबर से बाहर हुआ हूं तो सबसे ऊपर मैं होना चाहिए हूं अगली मेरिट में। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जो मुझसे ऊपर हैं और वो तो सब लग चुके, या वो बाद में बाहर होंगे, अब बाद में होंगे तो उनकी तैयारी से तो मैं बहुत ऊपर कर चुका हूंगा, तो फिर तो टॉपर मैं बनना चाहिए आगे। तो कोशिश यही करिए, जो इस बार टॉपर बने 159, 160, और आज तो 171 भी लाया एक बंगाल का बच्चा, तो जो 159, 160 ला रहे, मैंने उनसे बातें की तो वो कह रहे कि सर पिछली बार के फाइनल मेरिट में रहे हम। मैंने कहा टॉपर कैसे बन सकता है कोई मेरिट में रहने के बाद? वो कहता है सर हमने तो यही मान लिया था जो आपने बोला था कि भाई आप तो रहने वालों में सबसे ऊपर हो, तो आप टॉपर नहीं बनोगे तो कौन बनेगा? क्योंकि आपसे ऊपर के सब लग चुके, अब जो भी टॉपर बनेगा सब आपसे नीचे से निकल के ही आएंगे कि नहीं, या एकदम नया फ्रेश बच्चा आएगा? फ्रेश तो बन नहीं सकता, चांस कम होते हैं। अब जो नीचे से निकल के आ रहे हैं वो मौका आप दे रहे हो उनको टॉपर बनने का। बच्चों ने ये बातें समझी और फिर वो खुद टॉपर बने, कॉन्फिडेंस आया कि हम अगले टॉपर हैं। ठीक है, और आपके अंदर भी आना चाहिए, तभी आप एसएसएफ की उम्मीद कर सकते हैं जब टॉप करने की इच्छा रखेंगे। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।